वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। उसका हमने 2 चैप्टर करवा भी दिए हैं। तो आज उसका 3rd चैप्टर है। और जो हमने संसाधन, पहला जो हमारा चैप्टर था संसाधन, हमने पढ़ा था रिसोर्सेज, उसी का अभी डीप लेवल चलेगा। पूरी जो क्लास 8 की ज्योग्राफी रहेगी, किस किस में कौन सा जो संसाधन है, हमने नेचुरल पढ़ा था, रिसोर्सेज मानव निर्मित पढ़ा था, और ह्यूमन एज ए रिसोर्स पढ़ा था। ठीक है, अभी उसी का जो डीप लेवल है वो चलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का, मिनरल्स और शक्ति संसाधन, मतलब पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम देखेंगे आज मिनरल्स कैसे हमारे लिए संसाधन है, कैसे रिसोर्सेज हैं, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये लेंथी चैप्टर भी है, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे सारा मिनरल्स के बारे में। वर्ल्ड लेवल पे इसको देखा जाएगा, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में कौन सा जो मिनरल्स है उसका डिपोजिशन किस मात्रा में पाया जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई 110% इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा ये आपका। ठीक है, तो जिसको एनसीईआरटी की भाई अच्छे लेवल की अगर तैयारी करनी है तो जो चैनल है उससे ज़रूर जुड़िएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। मिनरल्स क्या होते हैं? तो भाई इसमें एक जो केस स्टडी है वो दे रखी है। कीरी है जो सुकांत से मिलने धनबाद में जा रही है। ठीक है, उसका पैतृक स्थान था वहाँ पर। तो वहाँ पर जा रही तो उसने देखा है कि भाई सब कुछ जो वहाँ का इलाका है वो काफ़ी काला काला है, धूल भरा है। तो वो उससे पूछती है सुकांत से कि भाई ये यहाँ का जो एरिया, ये क्षेत्र, यहाँ पर ऐसा क्यों है। तो वो बताता है कि यहाँ पर जो कोयला है उसकी खुदाई की जा रही है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर पहले ये कोयला क्या होता है वो पूछती है। फिर तो बोल रहा है ये खनिज होता है जो नीचे ज़मीन है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर पाया जाता है। तो वो एक एग्जाम्पल भी देता है कि जैसे बिस्किट जब बनाते हैं तो उसमें आटा, दूध, चीनी और कई बार अंडा है ये भी मिला दिया जाता है। तो लेकिन हमें पता नहीं चलता इसमें दूध भी है, इसमें आटा भी, चीनी, क्योंकि अलग अलग इसकी मात्रा वो मिक्स हो जाती है। तो यही इसी तरह से क्या है कि भाई जो हमारी ज़मीन है उसमें भी हमें सिर्फ मिट्टी है वो दिखाई देती है, लेकिन उस मिट्टी में वो जो चट्टान है, खुदाई करने पे जो चट्टान जो परत दिखाई देती है उसमें है क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये हमें नहीं पता चलता है। तो यही सारी चीज़ें इस केस स्टडी में है जो बताई गई है, जो कि एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कि भाई उसमें किसका क्या है, अभी तक तो नहीं पूछा जाता, आगे क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये केस स्टडी भी है उसके बारे में थोड़ा बताया है। तो फिर अभी देखते हैं कि भाई खनिज होते क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होगा, एक केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक है, वह क्या है भाई, एक खनिज है, एक मिनरल्स है। नेचुरल रूप से मतलब के मैन मेड चीज़ें ये नहीं है, जो हमारी चट्टानों की जो चट्टान है, जो परत दर परत जो चट्टान बनी हुई है, हमने जो इंटीरियर पढ़ा था, जैसे क्रस्ट पढ़ा, उसके नीचे मेंटल लेयर पड़ी, उसके नीचे कोर पड़ी। तो ये जो क्रस्ट की भी लेयर है, जो पूरी परपट्टी जो बनी हुई है, उसमें नेचुरल रूप से कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है। कहीं पे किसी की केमिकल की जो मात्रा वो ज़्यादा पाई जाएगी, कहीं दूसरी जगह पे जो दूसरे केमिकल की पाई जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोला जाता है खनिज। ठीक है, तो जो ये खनिज है वो समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। और वो किससे बनता है भाई, ये सारा टेम्परेचर से, वहाँ की जलवायु से, इन चीज़ों से ही ये जो इफ़ेक्ट है चट्टानों पर ये पड़ता है, जो केमिकल कंपोजिशन है इस पे। तो एक जगह तो हर जगह तो जो तापमान है, जलवायु है, वर्षा है, एक जगह तो हर जगह तो एक जैसी नहीं है। तो इसी वजह से क्या है कि जो इनका वितरण है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी असमान पाया जाता है।
ठीक है। तो जो खनिज है विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ठीक है, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई जो खनिज है अपने भौतिक गुणों से, भौतिक गुण कौन से भाई, उनका रंग अलग अलग होता है, घनत्व है वो अलग अलग होता है, कठोरता, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई लिक्विड होता है, ठीक है, कोई गैसीय फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, सब खनिज हैं जो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं और मेनली क्या है भाई, रासायनिक गुणों से। ठीक है, इसके आधार पर इनकी क्या है, पहचान की जाती है। अब देखते हैं भाई जो खनिज है वो मिनरल्स है तो कितने प्रकार के हैं, क्या कैसे कैसे हम माने भाई कितने प्रकार के, कौन सी कैटेगरी में हम उनको डालते हैं। तो भाई बताए जाते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 3000 के आसपास खनिज पाए जाते हैं, मतलब कि 2800 काउंटिंग की गई है, 2800 तक। लेकिन जो और है, मतलब और क्या होता है भाई, और होता है कच्चा रूप। ठीक है, खनिजों का जो कच्चा रूप होता है उसको और बोलते हैं। तो वो है वो लगभग 100 का ही बोला गया है। ठीक है, 100 के आसपास का ही वो बोला गया है, जिससे कि हम कच्चे रूप से, क्योंकि जो खनिज है वो क्या है, कच्चे रूप में निकलते हैं, जो चट्टानों से खनिज कच्चे रूप में निकलते हैं, फिर उसका यूज किया जाता है। अभी मैंने एक बार क्या बताया था, रिसोर्सेज लोहा अयस्क क्या है कि लोहे का कच्चा रूप है, उसको हमने उसको मतलब लोहे अयस्क से फिर लोहा तैयार किया जाता है। ठीक है, तब लोहा हमारे लिए क्या बनता है भाई, एक रिसोर्सेज बना है। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी पर 3000 के आसपास जो विभिन्न खनिज पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और संरचना के आधार पर, फिर संरचना के आधार पर इसको बांटा गया है 2 तरह के में। ठीक है, धात्विक और अधात्विक खनिज। अब धात्विक और अधात्विक खनिज में हम देखते हैं आगे, धात्विक खनिज को भी लौह और अलोह में माना गया है। ठीक है, धात्विक खनिज कौन से होते हैं भाई, जो खनिजों में क्या पाई जाती है, धातु। ठीक है, कच्चे रूप में जो मैंने अभी बताया ना, और कच्चे रूप में पाई जाती है। धातुएं होती है भाई कठोर, धातुएं क्या होती है, कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करता है, मतलब एक कंडक्टर की तरह काम करता है धातु। ठीक है, जो धातु वाले जो खनिज रहेंगे वो क्या रहेंगे भाई, ऊष्मा का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहते हैं, अच्छे कंडक्टर रहते हैं। और उनकी क्या विशेषता है कि भाई उसमें चमक भी होती है। धात्विक खनिजों की क्या रहती है, चमक भी रहती है। इसमें हम किस किस को ऐड करते हैं, इसमें करते हैं लोहा अयस्क को, बॉक्साइट को, मैग्नीज को, और इसके अलावा भी और भी अगर हम आगे देखेंगे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब है धात्विक जो खनिज है वो भी 2 तरह के हैं, एक है लौह, ठीक है, और एक है अलोह, मतलब कि जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और एक जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो लोहा जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसमें क्या क्या है, जैसे लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है। ठीक है, जिसमें कि लोहा पाया जाता है, उसको लोह धात्विक खनिज बोला जाता है। अलोह धात्विक खनिज किसको बोला जाएगा, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, धात्विक है, धातु है, ये कठोर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज होते हैं जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, जैसे कि चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है। ये क्या है भाई, अधात्विक। देखो एक एक है ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। आपसे चूना पत्थर ही पूछ लेंगे कि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि चूना पत्थर है, जैसे लाइमस्टोन जो है, जिप्सम जो है, वो कौन सा खनिज है। एग्जाम में बार बार पूछा गया धात्विक खनिजों के बारे में ना। धात्विक आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि इसमें से धात्विक खनिज कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो कोयला है और पेट्रोलियम है, ये भी वही अधात्विक खनिज है, और ये ईंधन के भी, ठीक है, ये ईंधन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। अब है कि भाई इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मतलब कि खनिजों को निकाला कैसे जाता है, एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है।
ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो एक्सट्रैक्शन मतलब के निकाला कैसे जाता है, अलग कैसे। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना, मतलब के चट्टानों से खनिजों को अलग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो है भाई, उसने 3 विधियां बताई है। एक है खनन मतलब के माइनिंग, ठीक है। एक है परवेधन मतलब के ड्रिलिंग, एक है आखनन मतलब के क्वारिंग। ठीक है, तो ये 3 विधि हैं जिसके द्वारा हम चट्टानों से, भूमि के नीचे से खनिज का एक्सट्रैक्शन करते हैं, खनिजों को निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम खनन। खनन क्या होता है भाई, परवेधन क्या होता है मतलब ड्रिलिंग क्या होती है, आखनन क्या होता है, क्वायरिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम देखते हैं। एक एक लाइन देखना भाई, जो ये हो हाईलाइट हो रखी है, एक एक इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है भाई, खनन बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए हैं, चट्टानों में जो पाए जाते हैं खनिज, उनको बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को तो बोला जाता है खनन। ठीक है, अब लेकिन क्या है, चट्टानों के कई बार बिल्कुल ऊपर ऊपर सा ही कुछ मिल जाता है। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि जो हर खनिज है वो हमें अंदर ही मिलेगा। तो भाई जो खनिज है, कई बार ऐसा क्या होता ना कि जरूरी नहीं हमें डीप गहराई में ही, मतलब काफी गहराई में ही हमें खनिज मिले, क्योंकि जो लेयर है, लेयर बाय लेयर हमारी जो चट्टान बनी हुई है, अलग अलग तरह की बनी हुई है, और चट्टान भी। ठीक है, हमने पढ़ी थी चट्टानें भी कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग चट्टान है, अलग अलग उसमें जो मिनरल्स उनका कंपोजिशन होता है। तो जो खनिज मतलब के ऊपरी ऊपरी सतह से बिल्कुल हटाकर निकाला जा सकता है, ऊपरी सतह को ही, पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाला जा सकते हैं, उसको बोला जाता है भाई विवृत खनन। ये टर्म्स याद रखना। ठीक है, उसको बोला जाता है विवृत खनन मतलब के ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग उसको बोला जाता है। ठीक है, फिर है गहन वेदन मतलब के गहन वेदन क्या होता है भाई, डीप डीप बोर्स जिसको हम बोलते हैं, गहन वेदन होता है जिसको हम, एक होता है कि भाई काफी बड़े एरिया को खोद खोद कर किया जाए, एक होता है कि भाई थोड़े से, जैसे क्या हम नलकूप कभी लगाता आपने देखा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, काफी ऊंचा सा मतलब काफी गहरा सा एक हमारे पास एक यंत्र होता है जिसको हम थोड़े से ही एरिया में, मतलब कि ये देख लो कि 1-2 मीटर के एरिया में ही हम क्या करते हैं, उसी से बोरिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको बार बार नीचे उसको डालते रहते हैं, फिर से उसको मिट्टी निकाल देते हैं उसकी, फिर से उसको डालते हैं, फिर उसमें जो मिट्टी आती है उसको निकाल देते हैं। आखिर में हमें क्या मिलता है, नलकूप के लिए हमें नलका लगाने के लिए पानी आखिर में मिल जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कूपक। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को कूपक बोलते हैं, मतलब गहन वेदन। जब हम एक ही जगह पर बार बार वहीं पे किसी एक यंत्र से मिट्टी हटाते रहते हैं और वहीं पे हम एक कुआं सा बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कूपक। ये अधिक गहराई पर स्थित जो खनिज है उन तक पहुंचने के लिए, अब जैसे क्या है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये क्या हमें बहुत ज़्यादा गहराई में मिलती हैं, तो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कूपक की सहायता से इनको निकालते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं कूप की खनन। ठीक है, इस प्रक्रिया को कूप की खनन बोलते हैं। तो जो पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस है उसको धरातल से ऐसे ही निकाला जाता है गहन कूपों की सहायता से। ठीक है, और इस प्रक्रिया को है भाई, गहन कूपों की जो खुदाई की जाती है उसको प्रवेधन बोलते हैं, मतलब कि ड्रिलिंग, जो मैंने अभी बताया ना आपको, वो ड्रिलिंग करते हैं। मतलब एक यंत्र होता है जिससे ड्रिल करते करते, आपने ड्रिल मशीन देखी होगी ना, एक छोटे से होल को कितने अंदर तक वो ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक यंत्र होता है जिससे कि वो एक ही जगह पर बार बार ड्रिल करते रहते, उसके साइड में नहीं करते, उसी जगह पर ड्रिल करते रहते हैं, वहां की मिट्टी उससे हटाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को भाई ये प्रवेधन है, मतलब ये ड्रिलिंग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब है भाई सतह के निकट स्थित जो खनिज है
उसको जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं आखनन। ठीक है, एक अभी मैंने ओपन कास्ट माइनिंग बताई थी। ओपन कास्ट माइनिंग जो मैंने बताई थी कि भाई ऊपर की जो सतह है ना उसको हटाकर जो खनिज निकाले जाते हैं वो ओपन कास्ट माइनिंग है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको आखनन ही बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं आखनन, मतलब कि क्वायरिंग। तो ये भाई हमने देखे हैं कि भाई कैसे कैसे जो मिनरल्स है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसको निकाला जाता है चट्टानों से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट उसमें हमें जो खनिज है वो पाए जाते हैं। अब अभी खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ है, मतलब कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पर कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, और कौन सा जो खनिज है कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, कौन सी शैलों में पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज अभी विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ हैं जो आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय शैल किसको बोलते भाई? इग्नियस रॉक। एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ, जिसको दिक्कत हो हिंदी में समझने के लिए, बाकी समझ तो हिंदी में आ ही जाता है उसके बाद तो। ठीक है, नाम में कुछ प्रॉब्लम रहती है कि भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको जो हिंदी के वर्ड हैं वो ना समझ में। कायांतरित चट्टानें कौन सी होती है भाई? मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक जो चट्टान है। अवसादी होती है भाई सेडिमेंट्री। ठीक है, तो ये याद रखना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें। अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो बोल रहे हैं कि कुछ जो चट्टान वो खनिज हैं आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैलों में पाए जाते हैं और कुछ अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अब ये याद रखना कौन से, जैसे धात्विक खनिज जो हमने देखे थे, धातु वाले जो मिनरल्स हैं भाई जो वो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क है, ओंटेरियो है जो कनाडा में पड़ता है, वहां पर तांबा और निकेल का डिपोजिशन ज़्यादा है। निक्षेप क्या होता है? डिपॉजिट। ठीक है, उनका डिपोजिशन ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका में है भाई लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। आग्नेय और कायांतरित ये जो शैल है इनका ये उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है और नवीन वलित पर्वत है वहां पर अवसाद, वहां पर क्या भाई? अवसाद जो शैल है उनका ज्यादा, वहां पर अवसादी जो शैल है वो ज्यादा पाई जाती है। जहां पर क्या है? अधात्विक जो खनिज है, मतलब कि जो अधात्विक खनिज है वो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। वो मैदानी और जो नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन जो है, उनमें ज्यादा पाया जाता है। इसमें क्या क्या भाई? चूना पत्थर है। ठीक है, जैसे फ्रांस के काकेशस प्रदेश की बता रखा, चूना पत्थर पाया जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, अल्जीरिया में क्या पाया जाता है भाई? फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, और कोयला और पेट्रोलियम भी कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? अवसादी ही चट्टानों में पाए जाती हैं। ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई जो वितरण है वो महाद्वीपों के अकॉर्डिंग कौन से महाद्वीप में किस किस खनिज का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे कैसे पाया जाता है। तो भाई एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क है। ठीक है, चीन और भारत में, एशिया महाद्वीप में चीन और भारत के पास जो लोहा अयस्क है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये महाद्वीप, एक एक महाद्वीप का याद रखना भी कौन सा महाद्वीप किस चीज़ में आगे है। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, ये याद रखना। तो टिन में जो एशिया महाद्वीप है वो आधे से अधिक करता है विश्व का। और इसमें भाई चीन है, जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो टिन में आगे है, मतलब कि एशिया महाद्वीप के ये जो देश हैं चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, आगे ये है। पूरे अगर महाद्वीप की बात करें तो आधे से अधिक करता है एशिया महाद्वीप। इसके बाद और चीन में क्या है? चीन में सीसा है,
एंटीमनी, टंगस्टन, ठीक है, यहाँ पर ये भी ज़्यादा पाया जाता है। एशिया में और क्या क्या भाई, मैग्नीज भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, निकेल भी, जस्ता भी और तांबा भी, ठीक है। मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा और ये लोहा अयस्क हो गया, और टीन में का तो है ही आधे से अधिक विसव का, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर, ये खनिज है जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है विश्व में, ठीक है। मैंने बताया था ना, जो चीन, इसकी एशिया में देखा था कि हमने चीन है और भारत है, लेकिन वो सिर्फ एशिया महाद्वीप की बात थी। अभी हम पूरे विश्व की अगर बात करें तो यूरोप है जो लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। अब यूरोप में है रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। इसमें जो लोहा अयस्क है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल। इसके अलावा ये भी पाए जाते हैं पूर्वी यूरोप में और यूरोपीय रूस में, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके बाद भाई उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में जो खनिजों का डिपोजिशन है, जो निक्षेप है, उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। एक है ग्रेट लेक का के उत्तर में, उसको बोला जाता है कैनेडियन शील्ड प्रदेश, ठीक है। ग्रेट लेक के उत्तर भाग में कैनेडियन शील्ड प्रदेश बोला जाता है। एक है अपलेशियन प्रदेश, ठीक है। अपलेशियन जो पर्वत है उसके आसपास का जो इलाका है उसको अपलेशियन प्रदेश बोला जाता है। और एक है पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसको कार्डिलेरा पर्वत, ठीक है, पश्चिम की कार्डिलेरा, ठीक है, कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, ये है। तो ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। अब इन तीनों में से कहाँ कहाँ पर क्या मिलता है? लोहा अयस्क है, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा, ये पाया जाता है भाई कैनेडियन शील्ड में ज्यादा, ठीक है। और जो कोयला है वो अपलेशियन प्रदेश में पाया जाता है। ये आपसे पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। कोयला है जो अपलेशियन प्रदेश में पाया जाता है उत्तर अमेरिका के, ठीक है। और पश्चिमी जो कार्डिलेरा है उसमें तांबा, सीसा, जस्ता और सोना, चांदी ये पाया जाता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। इसके बाद देखते हैं भाई उत्तर अमेरिका के नीचे है फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उसमें क्या है? इसमें है भाई ब्राजील। ब्राजील जो कंट्री है वो उच्च कोटि का लोहा है, उच्च कोटि के लोहे इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी की जो एक एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ब्राजील है वो विश्व में उच्च कोटि के मतलब के लोहा अयस्क है, वो 4 भागों में है पाया जाता है, ठीक है। तो किसी में कौन सा पाया जाता है भाई? किसी में कोई सा। जो अच्छे लेवल का जो लोहा अयस्क है वो ब्राजील में पाया जाता है। इसके बाद जो चिली और पेरू वो तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं, ठीक है। चिली और पेरू है वो तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। इसके बाद ब्राजील, बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से भी हैं, ठीक है। ब्राजील में टीन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। और जो ब्राजील में जो अच्छी क्वालिटी का जो लोहा अयस्क है वो भी काफी मात्रा में पाया जाता है, उसमें तो सबसे बड़ा उत्पादक है ही। इसके बाद भाई दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा, इसके भी विशाल निक्षेप है, मतलब कि काफी डिपोजिशन है, ठीक है। खनिज तेल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है भाई? यहाँ पर खनिज तेल है जो वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू, कोलंबिया में ये खनिज तेल पाया जाता है, ठीक है। एक बताया जा रहा है कि भाई हरा हीरा भी एक दुर्लभ जो है हीरा है, मतलब कि काफी कम मात्रा में जो पाया जाता है हरा हीरा, ठीक है।
एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की प्राचीनतम जो शैलें हैं, सबसे जो पुरानी शैलें, वो कहाँ पर पाई जाती है? भाई वो पाई जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि 430 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विश्व की जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, जो शैलें हैं, वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की मानी जाती हैं, जो लगभग 430 करोड़ वर्ष पुरानी है, जो बताते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ही वो बन गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये मैंने बताया आपको। इसके बाद आता है भाई अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाया जाता है? बोलते हैं अफ्रीका जो है खनिज संसाधनों में धनी है। मैंने आपको कल या परसों की उसमें बताया भी होगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको क्या है, वहाँ पर उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो फिर भी करने लगे हैं, नहीं तो उसको काला महाद्वीप इसीलिए बोला जाता था क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब टेक्नोलॉजी के अभाव में जो खनिज है उनका पूरा एक्सट्रैक्शन यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और खनिज वही संसाधन हम किसको बोलते हैं? जिनका हम यूज़ करें, वो हमारे लिए उपयोगी हो। तब तक तो हमें हमारे लिए जस्ट मिट्टी है, मिट्टी की चट्टानें हैं वो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ पर हीरा, सोना, प्लेटिनम, ठीक है, का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। याद रखना भाई, जिम्बाब्वे, जायरे और दक्षिण अफ्रीका सोने का। ठीक है, फिर है तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल यहाँ पर कहाँ कहाँ मिलता है भाई? तेल नाइजीरिया में, लीबिया और अंगोला यहाँ पर पाया जाता है, ये अफ्रीका में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक है, बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व में। तो ये देख लेना भाई, विश्व में किसका कहाँ पर नाम आ रहा है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसको भाग भाग के नहीं करेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन देखेंगे कहाँ कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है फिर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ सोना है, हीरा है, लौह अयस्क है, टीन है, निकेल है, ये भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। ठीक है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं, याद रखना ये। ठीक है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है इसमें कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र सोने के सबसे बड़े डिपोजिशन पाया जाता है यहाँ। फिर इसके बाद है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में भी क्या है कि भाई ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है, जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूरा अनुमान जो वो किया गया है। ठीक है भाई, जो याद रखना, देखो जिस खनिज को हमें जस्ट पता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, और उसका हमने एक्सट्रैक्शन नहीं किया, मतलब कि उसको निकाला नहीं गया, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मिनरल्स उसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि वो हमने अभी तक निकाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर वहाँ पर ये चीज़ है, कभी अगर इतनी सुविधाएं हो जाए, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ जाए, तो वहाँ पर ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो ये बताया गया है भाई, इनका पूरा अनुमान किया गया है। लोहा, अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अंटार्कटिका में। फिर भाई खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई? तो खनिजों का उपयोग तो ये सोच लो भाई, जो एक पेंसिल, छोटी सी पेंसिल है 5 रुपए की, उससे लेकर हवाई जहाज बनाने तक क्या है, सारा खनिज ही तो यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, खाना जो हम खा रहे हैं, सॉल्ट है, ये भी एक खनिज है। ठीक है, ये भी कहाँ से मिल रहा है? हमें पानी से मिल रहा है। ठीक है, तो समुद्र के लवणीय पानी से। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे लिए खनिज है। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है भी, सभी उद्योगों में ही किया जाता है। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में किसी न कोई खनिज यूज करते ही हैं। ठीक है, रत्नों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
आभूषण बनाने के लिए विभिन्न जो धात्विक खनिज है उनका प्रयोग किया जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका प्रयोग सिक्के और पाइप तक बनाने में भी किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त जो सिलिकॉन को क्वार्ट्जाइट से प्राप्त किया जाता है, सिलिकॉन को, ठीक है। एल्यूमिनियम है जो जहाज बनाने के लिए किया जाता है, वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। कच्चा रोक इसका है बॉक्साइट का, बना क्या जा रहा है उससे एल्यूमिनियम बनाया जा रहा है। तो ऑटोमोबाइल में क्या है भाई, जहाज ऑटोमोबाइल जो बना रहे हैं उसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाए। तो मतलब क्या है कि भाई जो खनिज का प्रयोग की अगर हम बात करें तो भाई खनिजों का प्रयोग तो हर जगह हर जो उद्योग है उसमें किया जाता ही है, ठीक है। खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी भाई, वो इसलिए जरूरी क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय क्यों बोला है, क्योंकि इनके निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई नेचुरल प्रोसेस है। इसको ये नहीं है कि हम बस जल्दी जल्दी से खुदाई कर करके खनिजों को निकाल लेते हैं, फिर से हम चट्टानों को दबा देंगे और वो अपने आप ही भाई उसको हम जला जला के हीट पैदा कर देंगे। तो ऐसा ये प्रोसेस नहीं है भाई, ये नेचुरल तरीके से है। जो खनिजों का निर्माण है वो नेचुरल तरीके से होता है, तो उसको बनने में भाई हजारों वर्ष लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है, हम चीज़ों को निकाल तो एक बार सकते हैं, साल 2 साल में हम फटाफट से माइनिंग कर करके निकाल तो लेते हैं, लेकिन उसका जो बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से इसका जो संरक्षण है वो करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको बर्बादी है जो ज़्यादा कर रहे हैं वो हमें घटाना चाहिए। इसको पुनर्चक्रण का एक अन्य तरीका कुछ ढूंढना चाहिए कि भाई हम वेस्टेज ना करें। कहने का मतलब ये है जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो खनिज उतने ही यूज़ करें, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि भाई जो माइनिंग वगैरह है ये इलीगल तरीके से हम नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं पे भी हम माइनिंग शुरू नहीं कर सकते हैं। तो भाई जो पावर रिसोर्सेज है ये करते हैं हम कल। आज जो हमने किया वो सारा मिनरल्स के बारे में किया है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा होगा, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा था। बताना कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। तब तक भी चैनल को सब्सक्राइब करो तो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले हमें, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि भी आप लोग देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करोगे तो हमें उसी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। तब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।